मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री वजूभाई वाला, श्री फकीरभाई वाघेला, संसद सदस्य श्री, धारासभ्य श्री, सभी अधिकारी और मेरे प्रिय नौजवान मित्रों, आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। मैं आज सुबह पोरबंदर में था। पूज्य बापू को उनके जन्मस्थान पर जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला और वहां से सीधा भारत की आने वाली कल के पास में आया हूं। बीते हुए कल से प्रेरणा लेकर के आज के पुरुषार्थ से आने वाले कल का भविष्य बनाना है। और अगर वो भविष्य बनाना है तो हमारी युवा शक्ति के भरोसे ही बन सकता है। मित्रों, कुछ बातें ये नौजवान का जोश जुस्सा ये क्या दिखाता है मित्रों? बहुत पॉलिटिकल पंडित भी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि किसी सरकार का 11 साल रहने के बाद नौजवान पीढ़ी में इतना उमंग, इतना जोश, ये हमारे देश की सार्वजनिक जीवन की कोई छोटी घटना नहीं है। वरना आम तौर पर सरकार चलाने के 2 साल बाद किसी मंत्री का भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लोग अपना आक्रोश व्यक्त करते रहते हैं। आज 11 साल के बाद आप इस प्रकार से उमंग और उत्साह से किसी सरकार का स्वागत करते हैं, ये अपने आप में मुझे ज्यादा कार्य करने की एक निरंतर प्रेरणा देता है। आपका समर्थन मुझे एक नई शक्ति देता है। मित्रों, अभी भारत सरकार का एक रिपोर्ट आया और भारत सरकार कह रही है कि पूरे हिंदुस्तान में जो नौजवान बेरोजगार है, अगर उसमें सबसे कम बेरोजगार किसी राज्य में है तो उस राज्य का नाम है दोस्तों, उस राज्य का नाम है हमें गुजरात के लिए गर्व है। दोस्तों, मेरे नौजवान मित्रों, कभी आपने कल्पना की है अगर गुजरात का विकास न हुआ होता तो मेरे गुजरात के नौजवान आज कहां भटकते? कोई कलकत्ता में, कोई मुंबई में, कोई लखनऊ में, कोई बनारस में, कोई दिल्ली में, कोई जयपुर में, कोई आगरा में रोजी रोटी कमाने के लिए नौकरी की तलाश में वहां भटकता होता। झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारनी पड़ती।
लेकिन हमने विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया। आप भी दोस्तों कभी हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में गए होंगे। क्या कभी लखनऊ में, बनारस में, जयपुर में, आगरा में, पुणे में, मुंबई में, चेन्नई में, कोचीन में गुजरात के लोगों को छोटी नौकरी करते हुए देखा है किसी ने? किसी राज्य में देखा है? और गुजरात के किसी भी कोने में जाइए, हिंदुस्तान के हर जिले से लोग यहां रोजी रोटी कमाने आते हैं। और हमें इस बात का गर्व है कि न सिर्फ गुजरात के नौजवानों का, लेकिन देश के अन्य भागों में भी जो मेहनत कश लोग हैं, उनको अवसर देने के लिए आज गुजरात की भूमि एक उर्वरा भूमि के रूप में काम आ रहा है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद 150वीं जयंती के निमित्त हमने युवा शक्ति वर्ष के रूप में मनाना तय किया और उसमें हमने फोकस किया नौजवान को, हमने फोकस किया स्किल डेवलपमेंट को, हमने फोकस किया नौजवानों की ऊर्जा को चैनलाइज करने की दिशा में। और उसका परिणाम क्या हुआ? इसी एक वर्ष में हमने सूरत, बड़ौदा, राजकोट में 4 कार्यक्रम किए थे और नौजवानों को बुला करके उनको रोजगार दिए थे। मित्रों, 2 सप्ताह के भीतर भीतर 66,000 लोगों को रोजगारी देने का काम पूरा कर दिया था। और आज इस एक कार्यक्रम के अंदर, इस महात्मा मंदिर में कार्यक्रम चल रहा है, उसी प्रकार राज्य के सभी जिला केंद्रों में भी कार्यक्रम चल रहा है। वहां मेरे कोई न कोई मंत्री वहां विराजते हैं और इस कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट पूरे गुजरात के सभी जिलों में देखा जा रहा है। ये आपके तालियों की गूंज पोरबंदर तक सुनाई जा रही है। और आज एक दिन में महात्मा मंदिर और सभी जेलों के में मिलाकर के 40,000 नौजवानों को आज रोजगार के पत्रक दिए जाएंगे। मित्रों, हमारी दिशा है नौजवान को रोजगार देना। उसको स्वमान भर जीना सिखाना। अभी मुझे यहां बैठा था तो मुझे एक चिट्ठी आई। यहां कुछ और भी नौजवान आए हैं, वो इतने खुश हैं क्योंकि आईटीआई के बाद अप्रेंटिस के लिए जब वो काम करते हैं, उसमें मोदी सरकार ने 1,500 रुपया की बढ़ोतरी कर दी। तो वो कहना मैसेज आया कि हमें आपका सम्मान करना है, हमें समय दिया जाए। मित्र, हमारी दिशा ये है कि मेरे नौजवानों को अप्रेंटिसशिप में 1,500 रुपया बढ़ोतरी की जाए। और दिल्ली सरकार की क्या दिशा है? अभी तो मैं कुछ बोला भी नहीं हूं। दिल्ली सरकार की दिशा क्या है? अभी 2 दिन पूर्व रेलवे में उन्होंने सर्विस टैक्स लागू कर दिया। उस सर्विस टैक्स के लागू करने के कारण
गुजरात में जो कोयला आता है रेल मार्ग से, गुजरात में रेल मार्ग से कोयला आता है, जिस कोयले से बिजली पैदा करते हैं, ये भारत सरकार ने रातों रात सर्विस टैक्स लागू करने के कारण गुजरात की तिजोरी पर 100 करोड़ रुपयों का नया बोझ लग गया। 100 करोड़ रुपये। ये 100 करोड़ रुपये कम की रकम नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार उधर कोयले में से भी ले रही है। और इधर कोयला पहुंचाने में से भी ले रही है। हमारी दिशा है देना, और ज्यादा देना, और निरंतर देना, और उनकी दिशा है लूट सको, जहां से लूट सको लूट लो। भाइयों बहनों, ये हमारे कांग्रेस के मित्र वो ये मानते हैं कि जनता मूर्ख है और इसलिए उनकी झूठ बोलने की ताकत भी बढ़ती चली जा रही है। आपने देखा होगा, गुजरात सरकार की एक एडवर्टाइजमेंट आती है, देखिए आपने, टीवी पे एक ऐड आती है जम करके, क्या अब थप्पड़ टीवी पे लगती है और चक्कर कांग्रेस को आते हैं। तो उसके विपरीत उन्होंने उसके सामने एक एडवर्टाइजमेंट दी। 2-4 नौजवानों को बिठाया होटल के अंदर और बातें बातें करने में कह रहे हैं कि थप्पड़ ये गुजरात की संस्कृति नहीं है। ऐसा कह रहे थे ना, ऐसा कह रहे थे ना। 2 हफ्ते पहले ये कांग्रेस के मित्र गुजरात की जनता को संस्कार सिखा रहे थे, संस्कृति समझा रहे थे, और 2 दिन से उनकी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, 20 थप्पड़ मार रहे हैं। कांग्रेस की है एडवर्टाइजमेंट। 2 सप्ताह पहले थप्पड़ मारना पाप है, गुजरात की संस्कृति के खिलाफ है, और अचानक 2 दिन से वही थप्पड़ मारने की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं जो खुद 2 सप्ताह में बदल गए, जो खुद दिशा बदल देते हैं? उनकी दिशा पर कोई भरोसा करेगा क्या? इन कांग्रेस वालों को ये भी पता नहीं है, किसी को दिशा दिखानी हो तो ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं ना। ऐसे कैसे दिखाते हैं दोस्तों? मैं ठीक बता रहा हूं? हाँ, कोई ऐसे दिशा दिखाता है? जाओ ऊपर जाओ, जाओ ऊपर जाओ। ये श्राद्ध का महीना है, श्राद्ध का महीना है, सबका मोश करने में लगे हैं। नौजवानों, गुजरात के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है? मित्रों, मैं देख रहा था, मैंने कल एक जनसभा में एक अखबार में समाचार आए थे, उस समाचार को लेकर के सवाल उठाया
तो तूफान मच गया है, तूफान। मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी को देख लेंगे, मोदी को दिखा देंगे, ऐसा चल रहा है। अरे भाई, मुद्दे का जवाब दो ना। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब दीजिए। क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है, वो जानने का अधिकार है? अगर देश के नागरिक को ये जानने का अधिकार है और अगर वो कोई पूछे कि भारत सरकार की तिजोरी के पैसे कहां खर्च किए गए, वो गुनाह है? क्या ये पूछना सही है? हिसार के किसी नौजवान ने 3 साल पहले भारत सरकार को सवाल पूछा कि भाई मैडम सोनिया जी, अरे भाई, मैं 2G की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोनिया जी की बात कर रहा हूं। सोनिया जी कितनी बार विदेश गई, किस प्रकार के व्यवस्था से गई, वहां कहां रुकी और भारत सरकार की तिजोरी से कितना खर्चा हुआ? क्या ये सवाल गलत है? भारत सरकार के दिल्ली में बैठे हुए हमारे मित्र दिन रात चीखते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हमने माहिती अधिकार देकर के बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया है। राइट टू इंफॉर्मेशन, हमने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है। तो आपको जानकारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कानून में कहा गया है कि 3 महीने में जानकारी देनी पड़ती है। 2.5 साल हो गए, ये जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? भाइयों बहनों, जब जानकारी छिपाई जाती है तब सवाल उठता है कि नहीं उठता है कि दाल में कुछ काला है? मित्रों, दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल काली है, ये सवाल है। और इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और मैं कांग्रेस के मित्रों को कहता हूं, जो लोग कहते हैं कि मोदी का दिमाग खराब हो गया है, मोदी को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेरे डॉक्टर ये बैठे सब, 6 करोड़ गुजराती ये मेरे डॉक्टर है, उनको मेरी सेहत का पूरा पूरा पता है। हमारे कांग्रेस के मित्र रूठ गए हैं, अब मैं उनको रूठे हुए को कैसे मनाऊं? लेकिन मैं उनको रास्ता दिखाता हूं। मेरे कांग्रेस के मित्रों, ये खबर अखबार में जुलाई महीने में छपी है। मैंने इस अखबार को सार्वजनिक रूप से अक्टूबर महीने में पढ़ा है। ये जुलाई महीने से लेकर के अक्टूबर महीने तक आपको उन अखबारों को जवाब देने की फुर्सत क्यों नहीं मिली? और एक अखबार में नहीं, हिंदुस्तान के 20 अखबार में एक खबर छपी है। ये आपको इस खबर का खंडन करने की फुर्सत क्यों नहीं मिली? और खबर गलत थी तो आपने कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की? और तीसरी बात, किसी ने भी मैडम सोनिया जी की बीमारी के संबंध में पूछा नहीं है।
मैडम सोनिया जी की बीमारी का विषय तो इस वर्ष आया। ये सवाल तो 3 साल पहले पूछे गए हैं। तब तो इस देश में किसी को उनकी बीमारी का पता तक नहीं था और इसलिए उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर और विदेशों में रहने का खर्च ही पूछा गया है और इसलिए कोई इसको इस प्रकार से इमोशनल इश्यू न बनाए। मैं स्वयं कहता हूं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहता हूं कि मैडम सोनिया जी के स्वास्थ्य के लिए जितना भी खर्च करना पड़े यह देश करेगा। मानवता के लिए यह देश कभी पीछे नहीं हटेगा और न ही हम उसके लिए सवाल पूछेंगे और न ही कभी पूछा है। लेकिन अगर किसी नौजवान ने पूछा है और आप जब माहिती अधिकार को लेकर के दुनिया में भारत को बहुत बड़ा अपमान नजराना है, इस चीज से चिल्लाते रहते हो तो आपको जवाब देना चाहिए। अच्छा, मैंने उस अखबार में पढ़ा कि श्रीमती सोनिया जी को पिछले 3 वर्ष में विदेश प्रवास में 1880 करोड़ रुपया का खर्च हुआ। कितना? याद रहना मुश्किल है, इतना बड़ा फिगर है। 1880 करोड़। कितना? यानी करीब करीब 2000 करोड़। ये अखबार में लिखा था, इसलिए मैंने पूछा अगर मोदी का मुंह बंद करना है तो 2004 में जब से मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी है तब से अब तक 2012 15 अगस्त तक मैडम सोनिया जी कितनी बार विदेश गई, किस प्रकार से गई, कहां रही और अगर उसका खर्चा उनके व्यक्तिगत जीवन से हमें कोई लेना देना नहीं, अगर उनका खर्चा भारत सरकार की तिजोरी से गया है तो इस देश की जनता का अधिकार बनता है कि आप उसकी जानकारी सार्वजनिक करो। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए दोस्तों? ये हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? मुझे धमकी दी जा रही है कि अगर आप हिसाब मांगोगे तो आपके खिलाफ भयंकर से भयंकर आरोप लगाए जाएंगे। पूरी सीबीआई को लगा के रखा है भाई, अब क्या बचा है? क्या भाइयों बहनों, मुझे इन धमकियों से डर जाना चाहिए? मुझे घबरा जाना चाहिए? मुझे भाग जाना चाहिए? मुझे न्याय की लड़त छोड़ देनी चाहिए? मैं फिर एक बार कहता हूं, मैं मैडम सोनिया जी से कोई जवाब नहीं मांग रहा हूं। मैं मैडम सोनिया जी के लिए एक सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मैं सवाल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार से पूछ रहा हूं कि आपके खजाने से, हिंदुस्तान की तिजोरी से कितने रुपए खर्च किए गए, ये देश जानना चाहता है। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तब और सभी जिलों के लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं। आज 2 अक्टूबर है, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी, इन महापुरुषों की जन्म जयंती है, तो मैं इन घोषणाओं को भी कहना चाहता हूं। हमने 26 जनवरी से कुछ नए जिले, कुछ नए तालुकों की रचना करने का निर्णय किया है और मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है जो इसको फाइनल कर रही है और फाइनल होते ही
26 जनवरी 2013 से ये नए जिले, नए तहसील कार्य करना शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ तहसीलों के विषय में मैं अपने प्रवास के दरमियान कुछ बातें मेरे कहने में छूट गई। कल जैसे जूनागढ़ में कुछ मुझे कहना था, रह गया था, तो मैं आज यहीं से उन सारे विषयों को एक बार सार्वजनिक रूप से घोषणा करता हूं। जो नए तहसीलों की मैं घोषणा करता हूं, वो नए तहसील 26 जनवरी से कार्य करना शुरू करेंगे। जैसे जूनागढ़ के अंदर एक नया जूनागढ़ सिटी तालुका बनाया जाएगा, ताकि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से बहुत आवश्यक होता है। जूनागढ़ महानगर है, उसको एक रेवेन्यू तहसील का सिटी तहसील की आवश्यकता है। उसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण मैं घोषणा करना चाहता हूं। हम टूरिज्म पर इतना बल दे रहे हैं और जूनागढ़ एक प्रकार से, जूनागढ़ और कच्छ गुजरात के टूरिज्म कैपिटल के रूप में काम कर रहे हैं। सर्वाधिक टूरिस्ट जहां पर आते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए गिरनार भवनाथ इसका पूरा संतुलित विकास हो, इसलिए गिरनार भवनाथ के लिए एक स्वतंत्र डेवलपमेंट अथॉरिटी की रचना की जाएगी। जैसे हमारे यहां औड़ा है या अहमदाबाद गांधीनगर में गुड़ा है, उसी प्रकार से जूनागढ़ के आसपास विकास के लिए एक अलग इस प्रकार की अथॉरिटी की रचना की जाएगी। कुछ तहसीलों की भी मुझे जानकारी देनी है। वापी बहुत बड़ा औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वापी तहसील अलग नहीं है। 26 जनवरी से वलसाड़ जिले में वापी तहसील नया तहसील बनेगा। महसाना जिला, यहां है ना महसाना वाले, महसाना जिले में झोटाना एक अलग नया तहसील बनेगा। उसी प्रकार से महसाना में गोजारिया अलग नया तहसील बनेगा। जूनागढ़ जिले में ऊना में सटे हुए कुछ गांवों को निकाल करके एक नया गिर गढ़ड़ा तालुका बनेगा। भरूच जिले में ट्राइबल बेल्ट का काफी तेजी से विकास हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए नेत्रंग एक अलग नया तालुका बनाया जाएगा। बड़ौदा जिले में छोटा उदेपुर एक नया जिला बनाने की हमने घोषणा की है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है बोडेली, वो कभी तहसील के रूप में नहीं था। अब बोडेली भी एक अलग तहसील के रूप में काम करेगा। नवसारी जिले में चिखली में मैंने कहा ट्राइबल बेल्ट का जैसे विकास हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए खैरगांव करके एक नया तहसील बनाया जाएगा, ताकि कुछ ट्राइबल गांव जो दूर दूर के हैं उनके विकास की सुख सुविधा बढ़े। उसी प्रकार से चोटीला सुरेंद्रनगर जिले में से अलग थानगढ़ जिले का निर्माण किया जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ नए जिलों की भी घोषणा मैं आज आपके बीच में करना, नए तहसील कुछ जिलों में इस नए तहसील की घोषणा मैं करता हूं। और 26 जनवरी से सीएस कमेटी उसके पूरे डिटेल वर्कआउट कर करके 26 जनवरी से ये जितने भी नए तहसील मैंने घोषणा की है वो कार्यरत होंगे। आज मैं 2 अक्टूबर को एक और भी घोषणा करना चाहता हूं। महात्मा गांधी के जीवन में एक चीज उनको सबसे प्रिय थी और वो था सफाई, स्वच्छता। महात्मा गांधी सफाई से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, स्वच्छता के संबंध में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, और वो लोगों को भी
स्वच्छता के संबंध में बड़े आग्रही रहते थे। भाइयों बहनों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी को पसंद आने वाला एक और काम के लिए हमने 300 करोड़ रुपए की योजना में घोषित करता हूं। दिल्ली वाले कल रात को 100 करोड़ उठा के ले गए, तो भी मैं 300 करोड़ की योजना घोषित कर रहा हूं। और ये योजना है शहर के जो गरीब लोग हैं उनके लिए शौचालय बनाने के लिए नगर और महानगर, नगर पालिका होगी, महानगर पालिका होगी, वहां सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए, घरों में शौचालय बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए की योजना स्वच्छता के लिए देने का मैं निर्णय करता हूं। उसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण घोषणा मैं करना चाहता हूं। गुजरात औद्योगिक विकास में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा देश में 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे है। और एक बात मैं हमेशा कहा करता हूं, एक बार गांधी विचार से प्रेरित जीवन जीने वाले आचार्य विनोबा के निकट साथी दादा धर्माधिकारी, उनको एक नौजवान मिलने गया। उन्होंने अपनी किताब में बड़ा अच्छा वर्णन किया है। वो नौजवान किसी परिचित की चिट्ठी लेकर के गया था और दादा धर्माधिकारी को कहने लगा कि दादा, मुझे कोई नौकरी चाहिए, मुझे कोई काम चाहिए। तो दादा ने उसको पूछा, बताओ भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा अपना परिचय बताओ। तो उसने अपना नाम बताया, फिर कहा मैं इतना डबल ग्रेजुएट हूं, मेरी ये पढ़ाई वढ़ाई हुई है। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा तुम्हारा डबल ग्रेजुएट हो, अच्छा तुम्हें क्या आता है? तो उसने कहा मैं डबल ग्रेजुएट हूं। उन्होंने कहा वो तो बराबर है, वो तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हें क्या आता है? तो बोले नहीं नहीं मैं डबल ग्रेजुएट हूं। तो उन्होंने फिर से पूछा, अरे भाई तुम डबल ग्रेजुएट हो, लेकिन मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं तुम्हें आता क्या है? तो फिर से वो बोला, अरे दादा मैं डबल ग्रेजुएट हूं, मुझे नौकरी चाहिए। तो दादा ने कहा बराबर ठीक है, तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? तो बोले नहीं। तुम्हें टाइप करना आता है? उस समय कंप्यूटर नहीं था। तो बोले टाइपराइटर भी मुझे नहीं चलाना आता। अच्छा तुम्हें स्विमिंग आता है? बोले वो भी नहीं आता है। तुम्हें ड्राइविंग आता है? बोले ड्राइविंग भी नहीं आता है। तुम्हें खाना पकाना आता है? बोले खाना पकाना भी नहीं आता है। तो तुम्हें बगीचे में कोई काम करना आता है? बोले वो भी नहीं आता है। दादा धर्माधिकारी ने बड़े मजाक के लहजे से इस सारी घटना को लिखा है। भाइयों बहनों, डिग्रियां कितनी ही क्यों न हो, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी तब बढ़ती है जब हमारे पास स्किल हो। आज के युग में स्किल का बहुत महत्व है, हुनर का बहुत महत्व है। और गुजरात जैसा राज्य जो औद्योगिक दृष्टि से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उस राज्य में कौशल्यवान नौजवानों की जरूरत है, बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत है, लाखों की तादाद में जरूरत है। और हमने इस वर्ष को स्किल डेवलपमेंट के रूप में रखा है। और मैं मानता हूं अगर भारत को विश्व सत्ता बनना होगा तो भारत को भी स्किल पे बल देना होगा, स्केल पर बल देना होगा, स्पीड पे बल देना होगा। और नौजवानों में जो जील है उस जील का उपयोग करना सीखना पड़ेगा। भाइयों बहनों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारे लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से वजूभाई के नेतृत्व में इस काम को हम कर रहे हैं। लेकिन इसमें प्रोफेशनलिज्म आए, स्पेशल फोकस हो, और इसलिए हमने स्किल डेवलपमेंट का एक नया कॉरपोरेशन बनाने का निर्णय किया है। जैसे गुजरात इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए
जीआईडीसी है, मिनरल्स डेवलपमेंट के लिए जीएमडीसी है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट के लिए जीएसपीसी है। बहुत ही प्रोफेशनलाइज्ड रूप में हमने कॉरपोरेशन बनाए हैं। आने वाले दिनों में इस काम के लिए भी स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए एक अलग कॉरपोरेशन हम बनाएंगे और आने वाले दिनों में इस कॉरपोरेशन के होने से स्किल डेवलपमेंट के काम को बहुत बड़ा बल मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और शायद देश में एक पूरे इस विषय को नए तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में हम काम करेंगे। भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम के साथ साथ विवेकानंद युवा परिषद भी है और जिसमें स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे नौजवानों को कि भाई तुम ये धार्मिक पुस्तकों के चक्कर में मत पड़ो, तुम जाओ फुटबॉल खेलो। ये हमेशा युवकों को कहते थे जाओ फुटबॉल खेलो, खेलो। स्वामी विवेकानंद की इच्छा थी कि हमारा नौजवान सामर्थ्यवान हो, शक्तिशाली हो। अगर विवेकानंद जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं तो हम भी खेल के मैदानों में हमारे नौजवान आए, उस पर बल देना चाहते हैं। गुजरात सरकार ने अलग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है। आने वाले दिनों में हम हर जिले में स्पोर्ट्स स्कूल बनाने के पक्ष में हैं। इतना ही नहीं, विवेकानंद के 150वीं जयंती के निमित्त हम हर गांव में युवकों के टीम बना करके विवेकानंद युवा केंद्रों की रचना कर रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया और आज करीब 20 लाख के करीब, भाग्य जी, करीब 20 लाख नौजवान इस विवेकानंद युवा केंद्रों के साथ जुड़ गए हैं और उनको खेलकूद के साधन देना हमने निर्णय किया है। क्रिकेट की किट, वॉलीबॉल की किट और शहरों में शतरंज जो खेलना चाहते हैं उनको शतरंजी भी किट। भाइयों बहनों, आज वो भी एक कार्यक्रम इसके साथ जोड़ा गया है। जिले के अंदर भी विवेकानंद युवा केंद्र से जो लोग आए हैं, हमारे मंत्रीश्रियों के हाथों से उनको भी आज किट देने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, शायद हिंदुस्तान में विवेकानंद जी की 150वीं जयंती कैसे मनाई जा सकती है, कैसे युवाओं को जोड़ा जा सकता है, इसमें अगर कोई उत्तम काम किसी ने किया है तो आज गुजरात ने करके दिखाया है। मैं सभी नौजवान मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जिनको रोजगार के पत्र मिलने वाले हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिन लोगों को खेलने के लिए साधन मिलने वाले हैं उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। और मित्रों, एक बात निश्चित है, जो खेले वही खिले। जो खेलता नहीं वो खिलता भी नहीं, वो मुरझाया हुआ रहता है। खेलने वाले ही खिलते हैं और इसलिए मैं चाहूंगा कि खेले। मित्रों, ये भी मैं कहना चाहता हूं, खेलने वाला हर नौजवान खिलाड़ी बने इसकी गारंटी नहीं है। खेलने वाला हर नौजवान खिलाड़ी बने उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मेरा इस बात पर भरोसा है कि खेलने वाला हर जवान खेलदिल बनता है, ये मेरा पूरा भरोसा है। वो खिलाड़ी बने या न बने, वो खेलदिल बनता है। और जब समाज के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जितना बढ़ता है उतना ही समाज लुब्रिकेट होता है, समाज की एक अंतर ताकत बढ़ जाती है। हमारे गुजरात की आंतरिक ताकत बढ़ाने में खेल एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। खेल के माध्यम से खेलदिली बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जितनी बड़ी मात्रा में खेलदिली बढ़ती जाएगी, उन खेलों में, उन जीवन के हर क्षेत्र में उसकी अपनी तंदुरुस्ती बढ़ेगी। और इसलिए न सिर्फ व्यक्ति की तंदुरुस्ती, व्यवस्थाओं की तंदुरुस्ती, संस्थाओं की तंदुरुस्ती, समाज की तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए खेलदिली का माहौल बने, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की।
અમે આપના ઋણી રહીશું માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી. અને હવે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના વરદ હસ્તે યુવા રોજગારી પત્રો, નિમણૂક પત્રો તથા વિવેકાનંદ યુવા કેન્દ્રોને રમતગમતના સાધનોના વિતરણની શૃંખલાનો પ્રારંભ કરીશું. આજે સમગ્રતયા રાજ્યભરમાં યુવાધનને એક સાથે રોજગાર પત્રો તથા રમતગમત કિટ્સ વિતરણ મળીને 86,725 વ્યક્તિઓને સમગ્ર રાજ્યમાં આ પ્રકારના પત્રોનું અને રમતગમતની કિટ્સનું વિતરણ કરવામાં આવવાનું છે.